सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अशोक अहलावत। जैसा कि आप सब जानते हैं 14 से 17 नवंबर तक दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए। अब वो 18 और 19 की अब छुट्टी है ना, 20 से फिर एग्जाम है। तो अब तक जो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, 12 एग्जाम, उस पे आधारित हम ये 50 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बल्कि ज़्यादा ही 1-2। तो ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रेंड दिख रहा है कि 14-17 तक जो एग्जाम है उस पर आधारित ये 50 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए थे भाई? बताओ। सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार है, यानी कि जो नहाने का एक बाथरूम था, मतलब सामाजिक बाथरूम था, उसमें नहाते थे, वो कहाँ प्राप्त हुआ है? वो जी मोहनजोदड़ो में। कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो एक ही सवाल बनता है, महान स्नानागार है कहाँ प्राप्त हुआ? हड़प्पा से क्या मिला था जी? हड़प्पा के सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है? देखिए, सबसे बड़ी इमारत का नाम है वेयर हाउस, है ना, यानी कि अन्नागार, जहां पर अन्न रखा जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी इमारत यही थी, बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत। सब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार। क्योंकि भाई उस समय है ना, देखिए ऐसे स्टोर भोजन रखना पड़ता था, क्योंकि आज से बहुत ही 3,500 साल पुरानी बात है। तो अगर अन्न संभाल के नहीं रखेंगे तो आगे फसल खराब हो जाए, काल पड़ जाए तो खाएंगे क्या? तो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनाई जाती जिसमें सामान रखा जाता था। अच्छा, फिर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला। ये सिंधी भाषा का शब्द है। किसकी? सिंधी भाषा। अच्छा, मोहनजोदड़ो है कहाँ? ये सिंध प्रांत में है भाई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है। और हड़प्पा सबसे खुदाई सबसे पहले हुई थी, इसलिए को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है। ये रावी नदी के तट पर है जी, है पंजाब में। लोथल ये भारत के गुजरात में है, और लोथल है ये एकमात्र एक बंदरगाह था, बंदरगाह। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा भारत के राजस्थान में है। यहां पर है ना जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा में मिले। ठीक है जी, ये सब ये आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इसमें मोहनजोदड़ो में किसने की थी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी 1922 में। ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को मिलाकर सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी एक जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता से, इसको अच्छे से कर लेना, कोई इनमें से कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा। जैसे बंदरगाह क्या था? लोथल बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है। ये सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब मिला के, जैसा दिल्ली पुलिस पेपर ले रही है ना, एसएससी ले रही है दिल्ली पुलिस का, मिला के ये सभी 52 क्वेश्चन, इनको अच्छे से कर लेना। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से निकला है जी? ये है आपके ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किसमें है? तीसरे मंडल में, है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? बताओ बच्चों। विश्वामित्र ने। लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र। किस भगवान को समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्य को, है ना, सावित्र बोल देते हैं कुछ, सूर्य इसका आंसर है। ठीक है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में और बताऊं, ऋग्वेद की में ऋचाएं हैं। ऋग्वेद है ना, गायन के आधार पर ऐसे गाने के उस पे फॉर्म में है ये, तो इसको ऋचाएं कहते हैं। और ऋचा को जो गाता है या बोलता है उसको होत्र कहते हैं। तो ऋग्वेद का जो पाठ करेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे होत्र। ठीक है। ऋग्वेद के ही 9वें मंडल में, 9वें में सोम देवता, सोम रस,
देवता का उल्लेख है। ठीक है, बाकी अथर्ववेद भी एक वेद है ना। भगवद गीता क्या है ये, इसे भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को संदेश दिया था महाभारत में, है ना, उसके भगवान कृष्ण के जो वचन थे, संदेश जो दिया था, उसी को भगवत गीता बोलते हैं। ठीक है, मनु स्मृति, ये उस समय कुछ लोग कहते कि मनु एक आदमी था, कुछ कहते कई ऋषि थे मिलके। ये है ना, इसमें जैसे कि आचार विचार, है ना, एक तरह से लोक व्यवहार लिख लो इसमें, अच्छा वो ज्यादा है कि भाई लोग है ना कैसा एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, सबके क्या क्या कार्य है। कुछ लोगों का मानता कि मनुस्मृति में ही चारों वर्ण है, कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की किसका क्या काम है, कि उसकी उत्पत्ति मनु ने की थी, है ना। और डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा था। ठीक है, तो ये गायत्री मंत्र किस में है, ऋग्वेद में है। किसने लिखा था, विश्वामित्र ने। किसको, शावत्र देव या सूर्य को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। यानी कि उसने अपने बाप को मार दिया, उसके बेटे ने इसको मार दिया, मतलब इसके बेटे ने बाप को मारने की प्रथा चली आ रही है। तो इसका आंसर है देखो जी, अजात शत्रु। अजात शत्रु ये गौतम बुद्ध के समय की बात है ना। और गौतम बुद्ध से इसकी मुलाकात भी हुई थी। बाद में इसने कहा, बुद्ध ने इनको कहा भाई तुम चिंता मत करो। देवदत्त के कहने पर, है ना, बुद्ध का एक चचेरा भाई था जो कि बुद्ध के समय ही जो बुद्ध ने संघ बनाया था उसका संचालक बनना चाहता था, लेकिन बुद्ध ने उसको मना कर दिया। तो उसने बुद्ध पर कई बार हत्या के भी प्रयास किए गए, पागल हाथी छोड़ दिया, पत्थर फेंक दिया, बुद्ध घायल हो गए, करे थे। तो ये था अजात शत्रु। अजात शत्रु का एक अन्य नाम है कुणिक। क्या नाम है जी, अजात शत्रु का एक अन्य नाम है कुणिक। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही है। तो मगध का देखिए, मगध की बात चल रही है। मगध का पहला साम्राज्य कौन सा था, हर्यक वंश। हर्यक वंश किसने स्थापना की, बिंबिसार ने। यही बिंबिसार था अजातशत्रु का बाप। तो बिंबिसार का बेटा कौन था, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी। बौद्ध धर्म को मानते थे। अजातशत्रु का लड़का आया उदयन, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। ठीक है, तो ये सिस्टम चला रहा था इनका। ठीक है, तो हर्यक वंश की राजधानी क्या थी, आप सबको पता है। बिंबिसार के समय राजधानी क्या थी, गिरिब्रज। गिरिब्रज जिसको राजगृह भी कहते हैं। ठीक है, गिरिब्रज और राजगृह। ठीक है, अच्छा एक है पाटलिपुत्र, आज जिसे पटना कहते हैं, उसकी स्थापना किसने की थी, उदयन ने। है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि पाटलिपुत्र जिसे आज पटना कहते हैं, गंगा के किनारे, किसने स्थापना की थी, उदयन ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अपने पिता की हत्या किसने की, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का बेटा था उदयन, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया, अजातशत्रु ने अपने पापा बिंबिसार को मार दिया था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसको सेंड्रोकोटस कहा गया, कौन है भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम था नहीं, गुप्त वंश का था, है ना, गुप्त वंश का, जिसने लिच्छवी राजकुमारी उमार देवी से विवाह किया था भाई। और इनका बेटे का क्या नाम था, समुंदरगुप्त। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चंद्रगुप्त कौन है, ये है समुंदरगुप्त। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ये मौर्य वंश का संस्थापक है। किसका, मौर्य वंश का। तो क्या हुआ कि मौर्य वंश के समय यूनानी इधर उधर धमाल मचा रहे थे हमें पश्चिमी भारत में। तो जस्टिन यूनानी लेखक है, देखो यूनान का, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम रखा सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस, ठीक है, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखो, जब सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व, तो सेना उस समय नंद वंश का शासन था। तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया और बोला भाई हमें तो घर जाना है। तो नंद वंश के बाद किसका शासन है, चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन जो जीते हुए प्रदेश थे अफगानिस्तान के और हमारा आज का जो पाकिस्तान है, उस पर शासन कर चल रहा था सेल्यूकस निकेटर।
सेलुलस, सेलुलस नहीं, सेलुलस बोल रहा हूं, सेलुकस, कहाँ दिमाग रहता है, सेलुकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ये कौन था? ये इसको यूनानी सेनापति था जो शासन कर रहा था। इसने सोचा जो काम सिकंदर नहीं करा वो मैं करके दिखाता हूं, तो चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला कर दिया। क्या हुआ फिर? हारना पड़ा, और क्या करना पड़ा, सेल्यूकस निकेटर हार गया और इसने दहेज में अफगानिस्तान में जो आज है हेरात, कंधार, ठीक है, मकरान और काबुल, देख लो दहेज में दे दिए। भाई दहेज तो लेंगे, है ना, तो चंद्रगुप्त बोला भाई दहेज तो आपको देना पड़ेगा। तो सेल्यूकस निकेटर ने उसको हेरात, कंधार, मकरान और काबुल दहेज में दे दिए और अपने लड़की की शादी करी तब दहेज में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बोला चलो ठीक है, हम भी आपको 500 हाथी देते हैं, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। तो ये था भाई। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक दूत जिसका नाम था मेगस्थनीज को इसके दरबार में भेज दिया और मेगस्थनीज ने जो इंडिया देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में लिख दिया। भैया ये सिस्टम हो रहा है। इंडिका में लिखा था कि वो एक बहुत बड़े लकड़ी के महल में चंद्रगुप्त मौर्य रहता था और वो किसी कभी भी एक रात दो रातें कमरे में नहीं गुजारता था। तो ये इंडिका के में भारत के बारे में वर्णन है, ठीक है। तो सेंट्रल कोटस कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य ने किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को। ये इसको 4 प्रांत दहेज में मिले। तो पर्सन मैक्सनीज किसके दरबार में आया? मौर्य के दरबार में आया, ठीक है। और कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। नेक्स्ट, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? देखिए जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में, है ना, वहां पर संगम था कि वहां पर विभिन्न कवि मिलते थे, मिलकर क्या करते थे जी? वो रचना लिखते थे, रचनाएं आपस में लिखते थे। तो ये किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? ये था पांड्य। इसका आंसर क्या आएगा जी? पांड्य। 3 संगम हुए थे, ठीक है। तो पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई, ठीक है। पांड्य वंश हुआ था, ये हुआ था जी आपका, एक इनके किनारे एक था, इनके पास एक थी कोरकई बंदरगाह, कोरकई बंदरगाह, चोर चेर पांड्य ये 3 थे भाई बंदरगाह। ये बंदरगाह मोती के लिए प्रसिद्ध थी भाई। किसके लिए? मोती के लिए। पांड्यों ने, है ना, अपने रोम के साथ भी अच्छे संबंध बनाए थे, दूत वूत उसमें भेजते रहते थे और मदुरई को इन्होंने अपनी राजधानी बना रखा था। कोरकई बंदरगाह है ना, मोती के लिए प्रसिद्ध थी, जो कि पांड्य काल में थी, ठीक है। तो संगम साहित्य की रचना पांड्य राजाओं के संरक्षण में की गई थी। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की? देखिए क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इक्ता व्यवस्था, तो सबसे पहले तो जानने की जरूरत है कि इक्ता व्यवस्था क्या होती है। देखो इक्ता व्यवस्था में क्या होता है, देखिए जो भी सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उन्हें क्या मिलती है? सैलरी, बिल्कुल। तो इक्ता व्यवस्था में किसके लिए थी? ये थे भाई राज्य के जो अधिकारी थे, राज्य के अधिकारियों के लिए एक व्यवस्था लेके आई थी। क्या भाई? राज्य के अधिकारियों क्या मिलेगी? सैलरी। लेकिन उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उनको क्या मिलता था? राजस्व। तो इक्ता व्यवस्था में यह कहा गया भाई आप क्या करो, मान लो आपको ये शहर दे दिया या ये 50-100 गांव दे दिए, तो इस गांव से जो भी टैक्स इकट्ठा होगा उस टैक्स में से आप क्या करना है? आपने एक तो जो सेना पर खर्च है, आपके अंदर जो सेना है, ठीक है, और जो अन्य खर्च है, राजसी खर्च, है ना, सेना पर जो खर्च हो रहा है, सेना रख रहा है, घोड़े वोड़े रखने पड़ते थे ना राजा के लिए, तो सेना का खर्च और अधिकारियों का जो खर्च उसको निकाल के बाकी का खर्च आपने राजा के लिए, बाकी का पैसा राजा के लिए आपने सुल्तान के लिए पहुंचा देना है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने 100 रुपए आपने राजस्व इकट्ठा करा, है ना, 20 रुपए आपने इन खर्च कर दिए, है ना, और आपको 10 रुपए आपके सैलरी जो इस इकट्ठा करे आपका भी तो खर्चा है, तो 30 रुपए आपके बच गए, तो 70 रुपए आपने ऊपर पहुंचाने सरकारी खजाने में, ठीक है। तो इसमें सैलरी नहीं मिलती थी।
आपको राज से इकट्ठा करना पड़ता था, अपना खर्चा निकाल के, सेना खर्च निकाल कर बच्चा हुआ सुल्तान को भेजना पड़ता था। तो इसको बोलते इक्ता व्यवस्था। तो ये किसने आरंभ की? ये कही इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश किसने? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा बादशाह था, बोले तो सुल्तान था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। ठीक, इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। ठीक है, उसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इसके ही दामाद और सुल्तान इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था शुरू की? इक्ता व्यवस्था। ठीक है, शुरू की थी। और इसी ने तुर्की के जो खलीफा है ना, तुर्की के खलीफा से औपचारिक सुल्तान की परमिशन ले ली भाई, है, क्योंकि गुलाम थे, एक राजा कैसे बन सकते हैं। लेकिन तुर्की में उस समय खलीफा था, बोले चलो ठीक है हम तुम्हें राजा मानते हैं, तो वैधानिक एक तरह से राजा बन गया ये। ठीक है, बलबन भी इसी समय का था। बलबन का क्या खासियत? एक तो उसने लोह और रक्त की नीति अपनाई भाई, लोह और रक्त की। बोला भाई, है ना, एक राजा को कठोर होना चाहिए, जो थोड़ी सी फालतू की बकवास करे उसको पकड़ो मारो काटो, लोह रक्त की। और एक बलबन ने नवरोज त्योहार शुरू करवाया। कौन सा? नवरोज, पारसियों का नववर्ष है, तो ये नवरोज त्योहार बलबन ने शुरू किया था, ये उसके समय की बात है। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की? देखिए किसने की? देखिए अबू मुजफ्फर अलुद्दीन बहमन शाह, ये इसका आंसर है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य है ये? बहमनी साम्राज्य। देखिए ये बात है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक अधिकारी था, यानी कि उसी का एक सहयोगी था, जिसका उपनाम था जफर शाह। क्या नाम था? जफर शाह, ये उसका उपनाम था। तो उसने 1347 में, है ना, अपना नाम एक नया राज्य बनाया, बहमन साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। बहमन इसका वंश था। ठीक है, बहमन। और उसने नाम रखा अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बन गया। ठीक है, अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह, इसको हसन गंगू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हसन गंगू भी कहते हैं। तो इसने स्थापना की थी 1347 से 58 तक, ये बादशाह रहा। ठीक है, हसन गंगू। ठीक है, अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह, उपनाम था जफर शाह। 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसने 1347 से 58 तक इसने राज्य करा। ठीक है, बहमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजधानी क्या रखी इन लोगों ने? आपको पता ही है, गुलबर्गा। गुलबर्गा को इसने क्या बनाया? अपनी राजधानी बना। हसन गंगू इसका उपनाम था, है ना। अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में घुमा होगा आप लोगों ने, है ना, पुराना किला, तो ये करवाया था जी शेर शाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने इसी पुराने किले में एक मस्जिद बनाई है, जिसका नाम है किला ए कूना मस्जिद। किला ए कूना मस्जिद, किला ए कूना। कई फिल्मों की, गानों की शूटिंग भी होती रहती पुराने किले में, है ना, और कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होते रहते हैं, है ना, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते। किला ए कूना मस्जिद ने बनाई शेर शाह सूरी ने। ठीक है, पुराना किला। शेर शाह सूरी के कुछ क्वेश्चन, जैसे कि एक तो शेर शाह सूरी का मकबरा बताओ भाई, सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। शेर शाह सूरी के और काम, जैसे इसने चांदी का एक रुपया चलाया, चांदी का सिक्का चलाया कह सकते हैं हम, जिसका नाम रखा इसने रुपया। ठीक है, और शेर शाह सूरी ने क्या करा? इसने जी चौसा की लड़ाई में, चौसा कह लो या ये बिलग्राम की लड़ाई में किसे हराया? हुमायूं को हराया था, है ना। जीटी रोड किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने। रोड किनारे सराय बनवाई, शेर शाह सूरी ने। तो ये शेर शाह सूरी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आईएनए की स्थापना हुई। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि हिंदी में कहेंगे तो इसे आजाद हिंद फौज।
बताओ भाई बच्चों, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? बर्मा में, जापान में, सिंगापुर या इंग्लैंड में? तो सही आंसर क्या है? सिंगापुर में। किसमें हुई? सिंगापुर, आईएनए की। देखिए एक व्यक्ति था कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह में एक विचार आया, कभी जिन सैनिकों को बंदी बना रखा है जापानियों ने, उनको मिलाकर क्यों न भारत पर हमला किया जाए, मतलब ब्रिटिश भारत पर अंग्रेजों के खिलाफ, और देश को आजाद कराए। तो कैप्टन मोहन सिंह के विचार के ऊपर से उन्होंने ही आईएनए की स्थापना की। ठीक है, 1942 की यह घटना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उसके बाद जब वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे, है ना, सुभाष चंद्र बोस, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का नेतृत्व दे दिया गया, भाई ये सैनिक है, आप संभालो इसको। ठीक है, तो ये 1943 में आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई। इसमें 4 ब्रिगेड थी भाई, है ना, रेजिमेंट। कौन कौन सी रेजिमेंट थी? 4। एक रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, है ना, ये पूछ सकता है। एक का नाम था महात्मा गांधी रेजिमेंट, है ना, गांधी रेजिमेंट। एक का नाम था सुभाष रेजिमेंट, महिलाओं के लिए कौन सी थी? लक्ष्य। अच्छा, एक था नेहरू रेजिमेंट, है ना, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी की जो हेड थी वो थी लक्ष्मी सहगल, उनके नेतृत्व में ये करी थी, लक्ष्मी सहगल। ठीक है जी, तो ये इंडियन नेशनल अकेडमी कह रहा हूं, आर्मी, आजाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी 1942 में। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को इसका नेतृत्व सौंप दिया गया था। 4 ये रेजिमेंट थी। ठीक है, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम? जलियांवाला बाग हत्याकांड, कौन समिति बनी थी जी? हंटर कमीशन। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 का वो बुरा दिन था, है ना, जब पंजाब के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में भीड़ पर, नियत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई गई। ठीक है, चलाई गई, अंग्रेजों के काम थे, नालायकों के। 13 अप्रैल 1919 को। तो आपको पता ही होगा इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की। बोले भाई आप हमारे देश के लोगों को मार रहे हो और हमें उपाधि दे, हमें नहीं चाहिए। गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? केसरे हिंद की, है ना, केसरे हिंद की। और अंग्रेजों ने फिर सोचा भाई प्रेशर बनाना कि इतने लोग मर गए, तो अंग्रेजों ने लिपापोती करने के लिए एक हंटर आयोग इसमें बनाया। इसमें भारतीयों को भी शामिल करा, 3 भारतीयों को। हंटर आयोग ने बोला कोई गलत काम नहीं करा जनरल डायर ने, छोड़ दो उसको। लेकिन कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई, कांग्रेस ने कमेटी बनाई जांच के लिए, है ना, और कांग्रेस कमेटी का नाम था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, है ना। गांधी जी खुद इस कमेटी के सदस्य थे, और है ना, और थे ये अपने मोतीलाल नेहरू भी इसके सदस्य थे। तो इस समिति ने कड़े शब्दों में जनरल डायर की भर्त्सना की कि भाई उसने बहुत ही गलत काम करे, है ना। और बाद में आप लोगों को पता ही होगा 1940 में, है ना, शहीद उधम सिंह ने जनरल पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल ओ डायर की हत्या कर दी। ठीक है, बोला अभी हमने अपना बदला ले लिया। ठीक है, अच्छा, जिसने गोली चलाई थी ना उसका नाम था जनरल डायर। जो जनरल डायर, ये 2 डायर हैं भाई, एक तो है जनरल डायर, ये तो मर गया था 1927 में, बीमारी से मर गया था। जो एट अ टाइम जिसने गोली चलाई थी, जनरल डायर ने गोली चलाई ना 1927 में, बीमारी से मर गया। ये जो जनरल ओ डायर है जिसको गोली मारी गई थी, ये उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल था, इसी ने धारा 144 लगा रखी थी। इसके आदेश थे कि भाई जो दिखे उसको गोली मार दो, तो ये सिस्टम था। ठीक है, सूची ए को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए और बताइए। देखो भाई, ये क्वेश्चन में आया है कि भाई आपको इनको आपस में मिलाना है। ठीक है, तो मिलाओ। जैसे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आपको पता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये की थी जी 1876 में। किसने की? सुरेंद्र नाथ, कहाँ है बनर्जी साहब? अच्छा, इस तरफ सुरेंद्र नाथ
बनर्जी। कब करी? 1876 में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति। जब 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो पूरे देश से बड़े बड़े लोगों को बुला रखा था, लेकिन ये नहीं जा पाए क्योंकि इनकी अपनी इंडियन एसोसिएशन की उसी दिन कलकत्ता में सभा थी, तो ये उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, हालांकि बाद में हो गए थे। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1876। ठीक है जी। दूसरा क्या है ना, राइट आंसर ये है भाई इसका ए। बी का 3, पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानडे महादेव, ये एक जज थे, रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने ये काम करे हैं, है ना। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, है ना। पूना सार्वजनिक सभा गोविंद महादेव रानडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। फिर है बंबई प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता, कब की थी जी? 1885 में, है ना। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तलंग के साथ, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तलंग के साथ, इन तीनों ने मिलकर 1885 में क्या की थी? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। मुंबई को है ना पहले बंबई कहते थे, है ना, बंबई ऐसे। तो मद्रास महाजन की स्थापना किसने की? आनंद चार्लू ने। ये भी 2-3 लोगों ने मिली थी। ये है 1884 की घटना। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है, हो सकता है कोई एक आ जाए, है ना, कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बताओ। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तलंग। मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। ठीक है, आनंद चार्लू। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी भाई बताओ? बड़ी फेमस है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि मदर इंडिया पुस्तक, फिल्म देखी होगी सबने सुनील दत्त और नरगिस की, लेकिन आपने मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी कैथरीन मेयो द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी भी? कैथरीन मेयो द्वारा। ठीक है, ए। लाला लाजपत ने कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई? अनहैप्पी इंडिया। कौन सी किताब लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया। भाई अंग्रेजों के काल में हैप्पी कैसे हो सकता है इंडिया, तो अनहैप्पी इंडिया। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सी किताब लिखी थी? मेरे जीवन व समय की यादें। मेरे जीवन व समय की यादें। इन तीनों को है ना मिला के बोलते थे लाल बाल पाल। ये पाल इधर, लाल बाल पाल, 3 नेताओं को, लाल बाल और पाल, ये गरम दल के नेता थे भाई। किसके थे? गरम दल के। कांग्रेस में 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो देखिए लाला लाजपत राय, है ना, उन्होंने लिखी अनहैप्पी इंडिया। बिपिन चंद्र पाल, उन्होंने लिखी मेरे जीवन की यादें। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक किताब लिखी थी। गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। और उन्होंने कुछ अखबार भी निकाले थे, जैसे आपको पता होगा, एक था मराठा और दूसरा था केसरी। मराठा इंग्लिश में छपता था और केसरी था मराठी भाषा में। बहुत ही प्रतिभाशाली तीनों क्रांति देश के लिए, है ना, स्वतंत्रता सेनानी तीनों। कैथरीन मेयो। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? बताओ भाई। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। किसकी क्रांति से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से। तो ये देखिए हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है, प्रियम्बल। ये कहां से आई? ये जी 13 दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये संविधान सभा में आए एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर। बोले कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो अंबेडकर जी बोले भाई ये हमें दे दो उद्देश्य प्रस्ताव को, और मॉडिफाई कुछ करके और उसको प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। किस देश से प्रेरित है जी? ये अमेरिका से प्रेरित है प्रस्तावना। किससे प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है, और आप लोग जानते ही होंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ये पूछ चुका प्रश्न।
कितने शब्द जोड़े गए? 3, 1976 में। कौन से 3 शब्द जोड़े गए बताओ? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना, सीक्वेंस भी यही है उनका लिखने का उसमें, और पंथ निरपेक्ष के साथ तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए हैं, है ना। हम भारत के लोग, वहां से ये शुरू होती है। तो ये फ्रांस की क्रांति के आदर्श थे। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो बताओ भाई, मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में, है ना। मूल कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं थे, मूल संविधान का भाग नहीं थी। तो कब जोड़ा गया इनको? 42वें, है ना, संविधान संशोधन द्वारा। (1976) में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी, वह कर्तव्य होने चाहिए। 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 1, 11 हो गए। 11वां जो कर्तव्य है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय जोड़ा गया था, 11वां कर्तव्य। वो क्या कहता है? 6 से 14 साल के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक शिक्षा दिलाएंगे। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा, ठीक है। किस देश से प्रेरित है जी? ये प्रेरित है यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ से ये प्रेरित है, वहां नागरिकों के कर्तव्य, ठीक है। तो 1976 की ये बात है। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताओ भाई, नीति निर्देशक तत्व कहाँ है? 36 से 51 ए। तो नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद कोई पूछे तो आपसे बोल देना जी 36 से 51। देखिए यही तो है पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक है कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, इन्हीं में से घूम फिर के सवाल आने हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो देखिए डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, ठीक है। और इनकी एक खासियत बात है कि गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का अर्थ है कि जैसे कि कोई भी इसमें 36 से 51 तक कोई भी बात लिख रखी है और वो लागू नहीं हो रही, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। क्या नहीं जा सकते? कोर्ट में। इसमें अच्छी अच्छी बात लिखी है, जैसे कि इसमें डीपीएससी में एक जगह है कि भाई शराबबंदी, शराब को डिमोटिवेट किया जाएगा देश में और शराबबंदी की ओर बढ़ा जाएगा, लेकिन शराब तो खूब बिकती है ना। तो आप कोर्ट में जा सकते, भी एक डीपीएसपी है मद्य निषेध के खिलाफ, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। वो ये एक तरह से एक संविधान जो निर्माताओं ने कहा था भाई हम कुछ अच्छी बातें और लिख रहे हैं, जब जब आपको जरूरत पड़े इनको लागू कर देना, ठीक है। तो ये था इसका सवाल। भारत का संविधान मूल अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं देता? संविधान कहता है भाई हम आपको कुछ मूल अधिकार दे रहे हैं, तो मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7। कौन सा आर्टिकल है? मतलब अनुच्छेद ये है 19, आर्टिकल 19 में। मूल अधिकार किस भाग में है जी? भाग 3 में है। तो मूल अधिकार में 7 मूल अधिकार में दिए हुए थे, लेकिन बाद में संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार से हटा दिया गया। किसका अधिकार? संपत्ति का। कब हटाया ये हटाया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 44वें, 1978। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, ठीक है। अब इसको कहां ले गए? इसको ले गए संविधान के भाग 12 में और आर्टिकल है 300A में या 300 के। तो वहां पर ये संपत्ति का अधिकार है। अब ये कानूनी अधिकार है भाई, मूल अधिकार नहीं है। अब ये पूछ लेगा आपसे कैसा अधिकार है? मूल की कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता देता है? राष्ट्रपति से बहुत क्वेश्चन आ रहे, तो ये कहता कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपको ये कहता है कि वो राष्ट्रपति को है ना दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 57। देखिए अमेरिका में क्या है कि एक व्यक्ति लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद उसको पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे बराक ओबामा 2 बार रहे, है ना, इससे पहले बुश थे वो भी 2 बार रहे, ठीक है, 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं रह सकते। लेकिन हमारे देश में क्या है कि भाई दोबारा से वो नियुक्त हो सकता है, तिबारा भी चौबारा भी, कितनी बार। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 57 ये बात कहता है, ठीक है। 52 कहता है, आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में बताता है, राष्ट्रपति का पद होगा देश में, आर्टिकल 52। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। तो 55 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी रीति बताता है, किसकी बताती, राष्ट्रपति की रीति, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संकरणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और 57 तो है ये कि राष्ट्रपति के पद के लिए दोबारा नियुक्त हो सकता है। इस समय हमारे राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, बताओ बच्चों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है ना, कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है जी। कौन है, जगदीप धनखड़ जी है इस समय, श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति, धनखड़, ठीक है। लोकसभा, लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर होता है। तो फिर वो कैसे चुनाव होता है क्या उसका, हाँ, लोकसभा अपने में अपने सदस्यों में से किसी को स्पीकर चुन लेती है। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष है ना जगदीप धनखड़ जी, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन अध्यक्ष, उनका इलेक्शन नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का क्या बनेगा, क्या कहते हैं उसे, राज्यसभा का अध्यक्ष उसको बनना पड़ेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के कोई कार्य नहीं है, उसके उनके कार्य है केवल है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे बताओ, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, ठीक है। ये 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। इनके जन्मदिन 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम सब, शिक्षक दिवस, क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगर आप पूछे भाई उपराष्ट्रपति होगा हमारे देश के किस अनुच्छेद में लिखा है, तो आर्टिकल 63 संबंधित है उपराष्ट्रपति से। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के अंदर कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट का मतलब है अगर भाई किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो गया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकती हैं। तो ये पूछता हाई कोर्ट का अनुच्छेद बताओ, 226 ये है जी। और आर्टिकल 32 है, ये सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट 226 के तहत। कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को रिट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल अलग है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत कौन, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो 5 प्रकार की रिट है जी। कितनी रिट है, रिट कितनी रिट है, 5। पांचों के नाम, जैसे कि पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सपोज करो आपके है ना पुलिस उठा ले आपके किसी रिश्तेदार को, तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना। अगर नहीं कर पाए तो आप कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगा दो। इसका मतलब है बंदी को सामने हाजिर किया जाए हमारे। और ये प्राइवेट के खिलाफ भी लगाया जा सकती है, कोई किडनैप कर ले है ना तो उसके खिलाफ लगाई जा सकती है, इसको पेश किया जाए। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर परमादेश। परमादेश सरकारी कर्मचारी के लिए होता है, भाई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट आदेश जब हम तुम्हें आदेश देते ये काम करो या वो काम करो, परमादेश रिट। तीसरी कौन सी है, प्रतिषेध। ये हाई कोर्ट को आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट, जब भी लगे भाई कोई लोअर न्यायालय कोई ऐसा काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो उच्च न्यायालय कह सकता है उसको कि भाई आप ये छोड़ दो काम
है ना। जैसे कि हाई कोर्ट अपने एरिया से बाहर जाकर, कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ काम करे तो सुप्रीम कोर्ट उसका रोकेगा, भाई आपका एरिया नहीं है। फिर है एक चौथी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रीट क्या होती है? मान लो कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को लगे भाई तो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, इसकी तो हमें सुनवाई करनी चाहिए, तो उसको बोलेगा इसको हमारे पास भेज दो, उसको उत्प्रेषण रीट बोलते हैं। फिर पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख। इसमें क्या होता है, ये भाई कोई सरकारी कर्मचारी कुछ काम करे या कोई उसको पद मिले तो किस अधिकार से मिला भाई आपको बताओ, तो ये रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पूछ सकता है। तो ये 5 प्रकार की रिट है, दोनों न्यायालय जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट 226 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। ये आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को संविधान आत्मा का है उन्होंने। किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? अभी मैंने आपको बताया 42 के 44, बताओ 42 में क्या की 44 में किया? 44 में किया था 1978 में। मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की, कांग्रेस हार गई थी पहली बार चुनाव में और मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है। पहले वो डीसी होते थे अंग्रेजों के जमाने में, फिर बाद में राजनीति में आए, मोरारजी देसाई बन गए। ये मैंने करवा चुका हूं संपत्ति वाला 1-2 पहले। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर, देखिए अभी क्या चल रहे थे, हिस्ट्री के सवाल चल रहे थे जो मैंने निकाले थे, तो हिस्ट्री के सवाल थे इंपॉर्टेंट को अच्छे से पढ़ लेना। अब आ गई ज्योग्राफी। तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह कहलाता क्या है? अधिकेंद्र। देखिए क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के नीचे यहां भूकंप आया 100 किलोमीटर नीचे, है ना, प्लेटों के टकराने से, है ना। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, है ना, तो भूकंप आता है ना। ज्वालामुखी फूटता है तो भी भूकंप आ जाता है। अभी देखो आइसलैंड में, देखो अब क्या हो रहा है, आइसलैंड में ज्वालामुखी फूटने वाला कभी भी फट सकता है ना। तो इमरजेंसी लगा रखी है आइसलैंड वालों ने, किसमें? आइसलैंड में करंट अफेयर आ सकता है भाई, आइसलैंड। तो जब प्लेटें टकराती हैं तब आता भूकंप। तो भूकंप जहां उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं फोकस। लेकिन उसके बाद भूकंपीय तरंगे भागती हैं इधर उधर, तो सबसे पहले जहां भूकंपीय तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले हिट करती हैं तो इसको बोलते हैं एपिसेंटर। कहने का मतलब ये है कि सबसे भूकंप जहां पैदा होता है उसके सबसे पास जगह कौन सी है, क्योंकि सबसे पहले तरंगे वहीं पहुंचेंगी। तो जहां पर तरंगे सबसे पहले पहुंची उसको बोलते हैं एपिसेंटर। फोकस का पता नहीं लग पाता कि भूकंप कहां पैदा हुआ है, एपिसेंटर का ही पता लग पाता है कि इसका, कि नेपाल बॉर्डर पर भूकंप आया है, तो मतलब वो भूकंपीय तरंगे सबसे पहले नेपाल बॉर्डर पर पहुंची, तो उसको कहते हैं एपिसेंटर, हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। भूकंप जब आता है तो 3 प्रकार की तरंगे निकलती है, PSL, पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स और लव वेव्स। ये है भाई सबसे खतरनाक, क्योंकि ये सरफेस पर चलती हैं बार बार। सबसे कम स्पीड है लेकिन खतरनाक सबसे ज्यादा है, एल स्पीड, ठीक है। और भूकंप को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है उससे भूकंप को मापते हैं। अगर स्केल पूछे तो रिक्टर स्केल, स्केल पूछे तो रिक्टर स्केल। वायुमंडल की वह परत जहां ओजोन गैस मिलती है, बताओ भाई ओजोन गैस कहां पाई जाती है? ये मिलती है जी आपके समताप मंडल में, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी भाग में, है ना, 15 से 50 किलोमीटर, 15 से 50 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस मिलती है। क्या खासियत है ओजोन गैस की? ओजोन गैस क्या होती है कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। ओजोन गैस उनको रोक लेती है। अगर ओजोन गैस उनको ना रोके तो पृथ्वी पर आ जाएंगे और हमें त्वचा कैंसर रोग हो सकता है और जानवरों को भी कई समस्याएं हो सकती है। तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है कौन सी? ओजोन गैस, O3, है ना। 3 ऑक्सीजन के एटम मिलकर O3 बनाते हैं, उसको ओजोन गैस बोलते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल की क्या खासियत है? सभी मौसमी घटनाएं किस में घटती हैं? क्षोभ मंडल में घटती हैं।
मध्य मंडल मैंने आपको बताया था, है ना, मध्य मंडल में है ना उल्काएं जल जाती है, 50 से 80 उल्काएं जल जाएंगी। मध्य मंडल के समता मंडल के ऊपरी मध्य मंडल मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है? देखियो एक टॉपिक है कि जनगणना 2011, अभी 21 की तो हुई नहीं कोरोना के कारण, तो यही चल रही है। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर यानी कि 2011 से 1 से 11 तक सबसे ज्यादा 10 साल में जनगणना वृद्धि दर किस राज्य की रही? ये रही जी आपकी मेघालय की, 27% लगभग, है ना। कितनी रही? लगभग ये रही जी आपकी 27%, 27.9% लिख रखा है इसमें, 27.9% रही। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश 26% के साथ। ठीक है, 10 की वृद्धि दर पूछा है इसने, किस में रही? मेघालय में रही। अच्छा, एक राज्य ऐसा है जहां की पॉपुलेशन नेगेटिव होगी, पॉपुलेशन बोले तो जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, -0.6%, नागालैंड की जो 10 की वृद्धि दर है वो नेगेटिव में चली गई। पिछली बार सबसे ज्यादा थी जब किसकी 1991 से 2000 के बीच नागालैंड सबसे ज्यादा थी, अब की बार माइनस में चली गई। ठीक है, ये था आपका मेघालय। मेघालय इसका आंसर है, 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा किस रही? मेघालय में रही। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य बताओ भाई, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, करीब है ना 4 करोड़ से ज्यादा लोग एससी यहां रहते हैं। ठीक है, कितने? 4 करोड़ से ज्यादा एससी। अगर आपसे पूछे भाई एससी शेड्यूल कास्ट जाति प्रतिशत में सबसे ज्यादा राज्य किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा पंजाब। वैसे पॉपुलेशन में यूपी है ना, लेकिन अगर इसे पूछा जाए वैसे तो पंजाब में 31.9%, यानी कि टोटल 100% अगर माना तो 31.9% पंजाबी एससी है ना, शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, तो ये है एससी। ठीक है, ठीक है। और एक अगला है कि भाई जो 2 राज्य बताओ जिसमें कोई एससी नहीं रहता, एक तो है नागालैंड और एक है अरुणाचल प्रदेश। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई भी एससी जनजाति नहीं है, एससी नहीं, कोई भी एससी कोई भी शेड्यूल कास्ट से संबंधित व्यक्ति नहीं है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो पंजाब में कोई एसटी नहीं रहता, हरियाणा पंजाब में कोई एसटी नहीं रहता। बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत गंगा क्या कहलाती है? देखिए गंगा का क्या नाम है जब वो घुस जाती है, सॉरी मतलब चली जाती है बांग्लादेश में, तो उसको क्या कहते हैं? पद्मा। देखिए मैं आपको फोटो बना रहा हूं, गंगोत्री से गंगा जी निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री से गंगा। ठीक है, गंगोत्री से गंगा निकली, फिर ये उधर चली जाती है, क्या कहते हैं? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जब ये चली गई तो बांग्लादेश वाले इसको बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। लेकिन उधर से देखो, उधर से एक नदी बही आती है ऐसे, जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में घुसती है। ठीक है, भारत में कहते हैं, असम में उसको ब्रह्मपुत्र नदी। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है, 1 मिनट रुको ज्यादा बनाने, है ना, कहां चली जाएगी? बांग्लादेश में। चलाओ भाई इसको बांग्लादेश में चलाओ। ठीक है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जब चली जाती है तो इसको बोलते हैं जमुना। देखो गंगा जी जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसको बोलते हैं पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बती लोग बोलते हैं सांगपो, हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में चली जाती है तो उसको बोलते हैं जमुना। अब इन दोनों को मिला दो, है ना, ये दोनों मिल गया आपस में, गंगा जी और ये। और इसके बाद जब एक संयुक्त धारा है, मिलने के बाद एक नदी बन गई, इसको बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। ठीक है, ये होगी मेघना जो यहां पूछी है। गंगा जी को क्या कहते हैं? वो पद्मा कहते हैं बांग्लादेशी लोग। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं वो लोग? जमुना। और दोनों को मिलकर कौन सी नदी बनी? मेघना। तो ये इसका सारा सिस्टम। ठीक है, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, उसके बाद ये चली जाती असम में और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। उगली क्या है ना, एक वितरिका, गंगा से एक छोटी सी वितरिका इधर निकलती है,
कलकत्ता की तरफ, तो उसको बोलते हैं हुगली। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे ही है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वही घाटियां पूछ रहा है कई। फूलों की घाटी बताओ, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तरांचल में। तो ये आंसर क्या है? उत्तरांचल। केरल में है शांत घाटी। शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में। जबकि स्पीति घाटी पूछा था, है ना, एग्जाम में आ चुका। स्पीति घाटी किस राज्य में है? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में। तो उत्तरांचल में एक घाटी का नाम है भाई फूलों की घाटी। किसकी? वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या अच्छी बातें हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड में है। कहा है? उत्तराखंड। ये उत्तरांचल पुराना नाम है भाई, नया नाम है उत्तराखंड, है ना। पुराना क्वेश्चन उठा उसमें उत्तराखंड, है ना। ये यूनेस्को विश्व विरासत घोषित कर रखा भाई, बहुत अधिक ऊंचाई पर है। और नंदा देवी, कौन सा देवी? नंदा देवी बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर का भाग है। कौन? फूलों की घाटी, नंदा देव बायोस्फीयर। सकंद पुराण में, जो हमारे संस्कृति सभ्यता, सकंद पुराण, सकंद पुराण में क्या कहा गया है फूलों की वैली के बारे में? इसको नंदन कानन कहा गया है। और जो हमारे कालिदास जी ने मेघदूत लिखा था, उसमें इसको अलकापुरी कहा गया है। क्या कहा है? अलकापुरी। किसने लिखा मेघदूत? कालिदास ने। पुस्तक भी याद कर लेना। ठीक है, कालिदास ने क्या लिखा? मेघदूत। तो देखो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तरांचल नहीं है गई। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत घोषित कर रखा है। नंदा देवी बायोस्फीयर का भाग है। सकंद पुराण में इसका नंदनकानन नाम है। और कालिदास के मेघदूत में इसको अलकापुरी कहा गया। बड़ी सुंदर जगह है, आप जाके देख सकते हैं। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल, खेती के मामले में क्षेत्रफल में, तो क्या है? चावल, धान। सबसे ज्यादा एरिया में भारत में कौन सी फसल बोते हैं जी? ये है आपकी चावल। कितने प्रतिशत भूमि पर चावल होता है? ये होता है जी 34 है ना, 34.85% भूमि पर क्या होता है? चावल। और गेहूं का क्या हिसाब है? गेहूं होता है जी आपका 24.44। तो गेहूं होता है 24.44, चावल होता है 34.85। तो सबसे ज्यादा भारत के चावल किस राज्य में होता है जी? पश्चिमी बंगाल में। और भारत बहुत ज्यादा चावल का निर्यात, सबसे बड़ा निर्यातक है भारत चावल का दुनिया में। यूपीएससी भी पूछ चुका है। कौन सा चावल हमारा जिसे जीआई टैग मिला हुआ है? बासमती चावल। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, हमने दुनिया में जैसे ये लड़ाई छिड़ी यूक्रेन में और ये इजराइल में आपस में लड़ रहे, तो चावल का निर्यात सरकार ने रोक लिया। बिल्कुल ठीक करा भाई, हमारे लोगों को भी चावल रही है, तो हम चावल दे रहे हैं। किन देशों को दे रहे हैं? जो अपने हैं, जो हमारे खिलाफ नहीं बोलते, जो हमारी सपोर्ट करते हैं। तो एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम यूज करेंगे भाई, जो हमारा साथ है उसी को हम चावल दे देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है? तो ये बनता है जी, देखो सी, इथेनॉल अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। देखो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। वायवीय, वायवीय के लिए कौन सी गैस चाहिए? O2, और इसमें O2 की जरूरत नहीं है। ये बगैर ऑक्सीजन के श्वसन होता है। ऑक्सीजन के साथ श्वसन होता है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे हम सब ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। तो जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन होता है खमीर, कौन क्या बनेगा उसमें? इथेनॉल अम्ल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा बनती है। चांदी का रासायनिक प्रतीक बता दो भाई जल्दी से। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका आंसर है 29 का Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। A और
TUM, आर्गेंटम। ये चांदी का रासायनिक प्रतीक है। चांदी क्या है? चांदी विद्युत की सबसे बड़ी कुछ सबसे बड़ी या कहें सबसे, है ना, उत्तम चालक है। कौन? चांदी। चांदी सबसे उत्तम चालक है। ठीक है। AU से बनता है सोना, ये सोने का रासायनिक नाम है। अगला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के विशेष आरण अधिकार स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का मूल्य कितनी मुद्राओं से मिलकर बनी मुद्राओं की टोकरी द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताओ बच्चों। 5। IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या है? ये लोगों ये ऋण देता है। ठीक है, IMF। तो इसकी एक SDR का मूल्य निकालता है ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट। उसमें कितनी मुद्राएं हैं? 5 मुद्रा शामिल है भाई। कौन कौन सी 5 मुद्रा? एक तो अमेरिकन डॉलर है ना, जापानी येन है, और एक चाइनीज मुद्रा है ना, रनमीन बी, ठीक है, और एक है पाउंड, ब्रिटिश पाउंड। तो 1 2 3 4, एक और रहेगी भाई, कौन सी रहेगी? है ना, डॉलर, यूरो, यूरोप की मुद्रा, यूरो। तो इन 5 से मिलकर SDR बनता है। ये IMF बनाता है इसको। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा की स्थापना भारत सरकार द्वारा संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तहत की गई है। बताओ बच्चों, कब हुई उसकी स्थापना? 1985 में। कब हुई? 1985 में, 13 फरवरी 1985 में ये इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्या मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। इसका काम क्या है? देखो, इसका काम क्या है ना, देखो, इसका काम है कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद, यानी कि कृषि से जुड़े हुए कोई भी उत्पाद है, कोई दूध है, दूध है या मिठाई है ना, पनीर है ना, और कृषि से और जो भी उत्पादन होता है, फसलें हमारी हैं, उनके निर्यात को बढ़ावा देना है। तो ये प्राधिकरण है जो उसके निर्यात को बढ़ावा देगा और आपकी मदद करेगा। 13 फरवरी 1985 की स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है। किसी व्यक्ति की देखे जा सकने वाली विशेषताएं, देखे जा सकने विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, जैसे कि ऊंचाई, है ना, जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और शारीरिक मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? फेनोटाइप। किस नाम से जाना जाता है जी? फेनोटाइप नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक होता है जेनेटिक्स, जीनोटाइप और जीन। जीन क्या होता है? ये DNA का एक खंड है भाई, DNA का एक खंड है। DNA क्या होता है? DNA एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेनड्राइव टाइप, जिसमें मेमोरी सेव रहती है, सूचनाएं सेव रहती है कि आगे जैसे हम मनुष्य जो जाति आगे जो ट्रांसफर होता है, दूसरे जो बच्चे आएंगे या जो भी मानव आएगा, तो सारी जो जानकारी वो DNA में रहती है कि हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ सेम टू सेम बनता है। तो इसको कौन आगे लेके जाता है? DNA में पाया जाता है जीन, है ना। मोर्फिन से क्या निकलता है? अफीम। ठीक है जी। अब मोर्फिन से क्या निकलता है? अफीम इससे निकलता है। तो बी इसका आंसर है। नशे वशे की चीजें हैं, दूर रहना है मॉर्फिन, है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक कौन सा देश करता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर नरम माना जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा भाई? इसका आंसर है डी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग है ना औषधि बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? औषधि, जैसे कि एंटासिड, एंटासिड बनाना या टेबलेट वगैरह कोई बनानी हो तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है औषधि बनाने में। किसमें? औषधि बनाने में। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को नरम पानी को माना जाता है, औषधि बनाने में इसका यूज होता है। निम्न इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? ई कॉमर्स क्या होता है भाई? देखिए, ई कॉमर्स होता है इंटरनेट के माध्यम से, है ना, खरीद या अपने चीजों को बेचना।
है ना, सर्विस देता है, आप ई कॉमर्स जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट वगैरह। तो ये कहता है कौन सा इसका वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, कौन सा इसका वर्गीकरण नहीं है, इसका आंसर आएगा बी, वितरक से वितरक नहीं होगा। ठीक है, कौन सा सवाल है ये, 35वां सवाल है। ठीक है, डी। देखिए क्या होता है ऑनलाइन, ये कहता है ऑनलाइन जब भी आप कोई काम करते हैं, खाना वगैरह मंगाना, कपड़े, तो इनमें से क्या होता है, देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर है ना, उपभोक्ता, व्यापार से उपभोक्ता, क्या ये होता है, बिल्कुल होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, व्यापारिक जो कंपनियां व्यापार जो करती हैं कपड़ों का, उसका, तो वो अपना एक ऐप बनाती है, हम उस ऐप पर जाते हैं, जैसे हमने कपड़ा चाहिए, मिंत्रा पर गए, कपड़े ऑर्डर कर दिए, तो हो गया ना बिजनेस टू उपभोक्ता। उपभोक्ता से उपभोक्ता भी होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे कि खरीदने और बेचने वाला दोनों व्यापारी नहीं होते। जैसे आपने एक मोबाइल फोन बेचना है, साइट पे डाल दिया, जिसको पसंद आया वो कह देगा हाँ भाई मुझे ये चाहिए, तो आपने उसको बेच दिया। वैसे आप ऐसा कोई काम करते नहीं है बेचने का, लेकिन आप उपभोक्ता से उपभोक्ता, ये ऑनलाइन काम हो सकता है। व्यापार से व्यापार क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, इसमें देखो क्या होता है, दो बिजनेसमैन भी आपस में व्यापार करते हैं। एक जैसे किसी कंपनी है, उसको गाड़ियां बनानी है, तो उसको टायर चाहिए, इंजन चाहिए उसको, है ना, लोहा चाहिए, तो वो जो भी सप्लायर होता है उससे वो ले लेते हैं, है ना। एप्पल है, उसको अपने मोबाइल फोन बनवाने हैं, तो किसी कंपनी जैसे टाटा से टाई अप कर लिया, टाटा वाले उसको बना देंगे, है ना, तो व्यापार से व्यापार हो गया। लेकिन वितरक से वितरक नहीं होता भाई, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा, IRDAI, इरडा का मुख्यालय कहाँ है भाई, ये है हैदराबाद में। पहले कहाँ था, दिल्ली में था, नई दिल्ली में। 2001 में इसको कहाँ ले गए, हैदराबाद ले गए, इसको कहाँ ले गए, हैदराबाद में। ठीक है, इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, ईस्वी में, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। किसकी, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। इसका काम है जो बीमा कंपनियां है ना, उनको धोखाधड़ी ना कर दे, उनको कंट्रोल करके रखना। अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है, अनियमित का मतलब होता है कि रेगुलर रोजगार नहीं मिल रहा। तो देखो क्या हो सकता है, मजदूरों को वर्दी न देकर है, मजदूरों को अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं, ये नहीं हो सकता। नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुसार मजदूरों को काम पर बुलाना, हाँ ये सही है। अनियमित का मतलब है कि जब जरूरत पड़ी बुला लिया, जब जरूरत पड़ी तो नहीं बुलाया, तो ऐसे तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, अनियमित में जब जरूरत होती है तभी बुलाया जाता है, तो अनियमित बेरोजगारी होती है। एक होता है छदम बेरोजगारी, छदम बेरोजगारी, है ना, या इसको हम बोल सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये खेती में पाई जाती है। क्या होता है, जैसे घर में 5 एकड़ जमीन है भैया, सपोज करो किसी का, और 5 एकड़ जमीन है, और घर में 10-15 लोग हैं, तो 10-10 के 10 लोग खेत में जाकर काम कर रहे हैं। वो 5 लोगों से भी काम चल सकता है खेत में, लेकिन 5 लोग एक्स्ट्रा हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि 10 लोगों को काम मिला हुआ है, लेकिन उनको काम मिला हुआ नहीं है ना। तो उस छुपी हुई बेरोजगारी, जो दिखती नहीं बेरोजगारी, लेकिन एक्चुअल बेरोजगार है, वो खेती में मिलता है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी और शहद। ये 1991 से 2003 के बीच ये प्रोग्राम चला था कि भाई बाग, है ना, फल फ्रूट लगाओ, शहद पैदा करो। तो उसके लिए कौन सी क्रांति शुरू की थी, स्वर्ण क्रांति शुरू की गई थी। कौन थे इस स्वर्ण क्रांति के जनक, इसका नाम है जी निरपक, अच्छे से लिख देता हूं, इसके जनक थे निरपक और तूतज, ये इसके थे। और कई क्रांति हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में, है ना, गोल क्रांति टमाटर या कुछ भी आप कह सकते हो, आलू उत्पादन में गोल क्रांति, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में। तो ये स्वर्ण क्रांति किसमें, बागवानी और शहद में। अच्छा, एक होता है भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन में होती है, इसमें उर्वरक उत्पादन में। ठीक है ना। तो ये सारी हरित क्रांति इसे मैंने बता दिया। जनवरी 2022, देखिए क्या हुआ कि करंट अफेयर है ना, 23 के नहीं पूछ रहा, पिछले साल के पूछ रहा है, 20 के, 21 के, 19 तक ले गया। तो 2022 का करंट अफेयर है कि किस देश ने G7 की हेडशिप संभाली। तो ये था जी आपका जर्मनी। 2022 में G7 की मीटिंग कहाँ हुई थी, जर्मनी में।
तो G7 क्या है, कब स्थापना हुई? 1975 में G7 की स्थापना हुई। कितने देश शामिल हैं? 7। 7 देश कौन कौन से हैं जी? देखो, एक तो है इसमें यूएसए, ठीक है, यूएसए का दोस्त कनाडा, जापान, है ना, यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस, फ्रांस के बाद है जी यूके, इटली, जर्मनी, यूके, इटली और जर्मनी। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सदस्य है इसके, है ना, G7 के सदस्य हैं। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। पिछले साल किसने एडसिप की? जर्मनी ने। वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार, पिछले साल है भाई, कितने पुरस्कार दिया गया था? कितने लोगों को? 128 व्यक्तियों को पद्म भूषण, सॉरी, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इसमें एक नाम है फेमस, है ना, विपिन रावत जी, है ना, सीडीएस थे जो हमारे, उनकी दुर्भाग्यवश हेलीकॉप्टर में दुर्घटना से मौत हो गई। विपिन रावत, इनको पद्म विभूषण मिला जी मरने के बाद, है ना, दुर्भाग्य से इनकी हेलीकॉप्टर गिरने से मृत्यु होगी। विपिन रावत को 128 व्यक्तियों को पिछली बार दिया गया था। 34 साल तक भारत की सेवा करने के बाद आईएनएस गोमती को किस नौसेना डॉकयार्ड में सेवा में रिटायर कर दिया? यह है मुंबई, है ना, आईएनएस गोमती, है ना, ये हमारे, है ना, वो क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट लेने आने वाले जहाज होते हैं, है ना। तो हमारी जो बाउंड्री है समुद्री सुरक्षा, उसके लिए है आईएनएस गोमती। इसको रिटायर कर दिया, इसका टाइम पूरा होगा, तो मुंबई डॉकयार्ड में इसको रिटायर किया गया। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया जी कठुआ में। कठुआ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया जी? जम्मू कश्मीर में किया गया, कठुआ के जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहां किया गया? ये था जी आपका दिल्ली में, है ना। ड्रोन महोत्सव, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव कहां मनाया गया? दिल्ली में। कुथू, कुथू भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बल मंदिर में प्रदर्शित किया जाना एक धार्मिक सामाजिक कला है? ये है जी केरल में। केरल में कौन सा है ये? कुथू। ये मंदिर में मनाया जाता है जी। कहाँ मनाया जाता है? मंदिर में। इसमें जी कलाकार होते हैं, पुरुष कलाकार, उसको बोलते हैं चकियार, कचियार नहीं, चकियार, चकियार। इसमें क्या होता है, जो भी कलाकार होता है, नाचना, गाना, है ना, और अभिनय करना, तीनों एक ही आदमी करता है, ठीक है। तो रामायण और महाभारत, रामायण व महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं, उनको ये गा कर अपने सुनाता है, गाता भी है, बजाता भी, नाचता, सारे काम कलाकार करता है। रामायण और महाभारत ये हमें सुनाता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि मंदिर में किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? मंदिर में। भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। किसने लिखा? भरत मुनि ने। क्या लिखा? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि को भारतीय रंगमंच, भारतीय रंगमंच का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है। और नाट्य शास्त्र को कहा जाता है पांचवा वेद। कितने वेद है जी? 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। तो पांचवा वेद होगा नाट्य शास्त्र, ठीक है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है ना सारे, वो इस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, है ना, मोहिनीअट्टम, कथक, ये सारे नाट्य में मिलते हैं। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? ये फरवरी में मेला लगता है जी। हम खूब कई बार घूमने जा चुके हैं इस मेले में, तो फरीदाबाद ही रहते हैं तो मौका मिल जाता है जाने का। तो फरवरी में सूरजकुंड का मेला लगता है। कहाँ लगता है जी? ये फरीदाबाद में, है ना, फरीदाबाद। हरियाणा का एरिया, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद में। तो ये बड़खल झील के पास है, बड़खल झील के पास लगता है, ठीक है। और ये सारा है अंतरराष्ट्रीय मेला है जी, ठीक है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मेला है।
ठीक है। हस्त से बनी हुई, हाथ से बनी हुई चीजें ज्यादा बिकती है यहाँ पर। कई देशों से लोग आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, हम खुद जाते हैं कई बार, है ना, हर बार देखने जाते हैं। तो सूरज कुंड का मेला हरियाणा में लगता है फरवरी में। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आसाम में। बड़ा फेमस है ये तो। बिहू नृत्य कहाँ बजाया जाता है? आसाम में। ये जी 3 बार, साल में 3 बार बिहू नृत्य किया जाता है ये, ठीक है। बोडो कचारी, बोडो कचारी, बोडो कचारी एक आदिवासी समुदाय है ना, उसने इसका क्या कहते हैं खोज की थी, या इसको, इस जो आदिवासी समुदाय है उसने ये बिहू नृत्य शुरू किया था। बिहू नृत्य कौन सा? बोडो कचारी आदिवासी, ठीक है। तो बिहू नृत्य कहाँ का है? ये जी आसाम का है, और ये साल में 3 बार ऐसा ये करते हैं, डांस वांस करते हैं लड़के लड़कियां सब। और ये बोडो कचारी आदिवासी समुदाय, देखो आपने देखा होगा जो बच्चे तैयारी करते हैं कि इतने नृत्य हैं इनके। शहरों में ऐसे कोई नृत्य नहीं करता कि ये सोसाइटी समाज में लड़के लड़कियां कर रहे हैं, डिस्को डांसर होते हैं उसको समाज अच्छा नहीं मानता, पब बार में जाते हैं लोग, है ना। लेकिन हमारे कल्चर को बचाए हुए हैं लोक गीत संगीत नृत्य को आदिवासी समुदाय, उनका हमें थैंक्स बोलना चाहिए। निम्न में से कौन सा एकाश्म वास्तुकला का उदाहरण? एकाश्म वास्तुकला का मतलब है एक ही पत्थर से बना है। तो ये तो आपको पता होगा, महाबलीपुरम का धर्मराज मंदिर। महाबलीपुरम में 5 मंदिर है, 5 रथ मंदिर कह सकते हम, है ना। 5 पांडवों के, कितने के? 5 पांडवों के, ठीक है। 48वां, है ना, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये है ना तमिलनाडु में जी, कांचीपुरम है, कांचीपुरम तमिलनाडु, है ना। 5 रथ मंदिर है, एक प्रत्येक मंदिर अलग, एक ही चट्टान का पूरा मंदिर है, वो रथ मंदिर है, रथ के आकार के, है ना। 500 पांडवों के हैं ये, कांचीपुरम में और तमिलनाडु में है, ठीक है। कांचीपुरम 5 रथ मंदिर, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, गया का महाबोधि मंदिर, भगवान तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गया में, तो उसको महाबोधि मंदिर बनाया गया बोध गया में। और फिर तंजावुर का वरदेश्वर मंदिर, तंजौर का वरदेश्वर मंदिर भी बड़ा फेमस है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। तमिलनाडु की मदुरई में कौन सा है? मीनाक्षी नृत्य, सॉरी मंदिर। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला, हैरी पॉटर की लेखिका कौन है भाई? जेके रोलिंग। क्या है? जेके रोलिंग, है ना। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर किताब लिखी है, आप सबने फिल्में देखी होंगी, है ना। किताब और ज्यादा अच्छी है ना। किताब में डिटेल में चीजें दे रखी है, फिल्म में थोड़ा काट पीट के, हालांकि फिल्म भी बहुत अच्छी है लेकिन किताब बड़ी अच्छी है ना। तो देखो जैसे कि अरुंधति राय ने लिखी किताब, है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, छोटी चीजों का भगवान, बुकर प्राइज मिल चुका है अरुंधति रॉय को। तस्लीमा नसरी ने किताब लिखी है लज्जा, है ना, बहुत इनको भी बहुत से लोग परेशान करते रहे। सलमान रशीद को भी बुकर प्राइज मिला है, इन्हें भी बुकर प्राइज किस किताब के लिए मिला जी? मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। ये भी बहुत दोनों, है ना, उसमें रहते हैं विवादों में। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी बातें लिखी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन अंग्रेज लोगों ने इनको सलमान रश्दी को बुकर प्राइज दे रखा है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। जेके रोलिंग ने लिखी थी भाई हैरी पॉटर की सारी किताबें, है ना। वोल्डेमॉर्ट मर चुका है आखिरी फिल्म में, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट सारे देख रखे, उसमें ये लिखा था इन्होंने। निम्न में से किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? ये जी हमारे हरियाणा हरिकेन कपिल देव, ठीक है। कपिल देव जी ने कौन सी किताब लिखी है ना? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कपिल देव जी पता 1983 का वर्ल्ड कप कपिल देव जी कप्तानी में हम जीते थे। सुनील गावस्कर की आत्मकथा का क्या नाम है? सनी डेज, है ना, सनी डेज। सौरव गांगुली किताब है द सेंचुरी इज नॉट, सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये किताब किसने लिखी? ये हमारे सौरव गांगुली ने लिखी। अच्छा, तेंदुलकर की आत्मकथा क्या नाम है? सबको पता, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। और कपिल देव की हो ही गई। सनी डे सेंचुरी इज नॉट इनफ, प्लेइंग इट माई वे। वह तार वाद्य यंत्र जिसमें एक ही तार होता है और उंगलियों से बजाया जाता है, एक तारा,
है ना। एक तारा आपने देखा होगा, हमारे संत योगी एक तारा लेकर चलते हैं, एक तार से, है ना, एक ही तार होता है उसमें, एक खींच के उसको और उसको बजाया जाता है, एक तारा, है ना। पूरे हिंदुस्तान में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं आम आदमी का वाद्य यंत्र है एक तारा, एक ही इसमें तार होता है, एक तारा। कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? कौन है जी? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार कराया? तबले का। अमीर खुसरो ने क्या किया? ख्याल, ख्याल गायन शैली है, ख्याल का भी आविष्कार करा। तो ख्याल को जब गाया जाता है तो उसके लिए इन्होंने तबले का आविष्कार किया था। किसका किया था जी? तबले का। ख्याल को विकसित बनाने के लिए तबले का आविष्कार इन्होंने किया। इसके अलावा अमीर खुसरो ने सितार का भी आविष्कार किया। किसका आविष्कार करा? सितार का। देखो अमीर खुसरो कितना टैलेंटेड बंदा है ना। तबले का भी करा, ख्याल का भी करा, सितार का भी करा। और अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं? तोताए हिंद। इसको बोलते हैं तोताए हिंद, ठीक है। अमीर खुसरो 7 सुल्तानों का समय था, इसने देखा, और ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू करी। खड़ी बोली आज जो हम हिंदी बोलते हैं ना, ये खड़ी बोली से ही निकली है। तो अमीर खुसरो ये इसका सही जवाब है। तो देखिए जी, ये थे क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में आने वाले जिन बच्चों के एग्जाम है उसमें बड़ी आपकी मदद करेंगे। और भी कई एग्जाम आ रहे हैं, SSC GD का, है ना, हरियाणा पुलिस के भी फॉर्म निकलेंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारी क्लास, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको जरूर कर देना, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।